हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा ऑप्टिक्स। तो प्लाज्मा ऑप्टिक्स को समझने से पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लें कि प्लाज्मा है क्या चीज़। प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये तो हम सबको पता है, फोर्थ स्टेट है ये मैटर का। साथ में जो प्लाज्मा है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि ये आयोनाइज्ड गैस है। तो आयनाइज्ड गैस है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है प्लाज्मा का वो है सन का कोर, जो कि आयनाइज्ड गैस से बना हुआ है। तो आयनाइज्ड गैस जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो गैस है उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक के ले जाया जाए कि वो आयनाइज हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये है आयनाइज्ड गैस। एग्जाम्पल के तौर पे सन का कोर जो है उसको हम प्लाज्मा मानते हैं। वैसे ही जो इंटरस्टेलर मीडियम होता है, इंटरस्टेलर मीडियम का मतलब ये होता है कि जो स्टार्स होते हैं ना, हमको जो स्टार्स दिखते हैं आसमान में या स्पेस में, वो जो स्टार्स हैं उनके बीच का जो मीडियम है वो भी आयनाइज्ड गैस का बना हुआ होता है, तो इसीलिए वो भी प्लाज्मा ही होता है। उसी तरीके से जो हमारा आइनोस्फेयर होता है वो भी प्लाज्मा से ही बना होता है। तो प्लाज्मा ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमने डाइलेक्ट्रिक फंक्शन को पढ़ा था और इसके दो अलग अलग हमने डाइलेक्ट्रिक फंक्शन का रीजियन देखा था, एप्सिलॉन ओमेगा 0 पे और 0 के पे। तो ओमेगा 0 पे हमने कहा था कि जब एप्सिलॉन ओमेगा 0 वाली लिमिट पे है तब ये कलेक्टिव एक्साइटेशन हो रहा है वॉल्यूम सरफेस प्लाज्मॉन का, और जब एप्सिलॉन 0 के वाली लिमिट पे होता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग को बताता है। तो ये एप्सिलॉन ओमेगा 0 वाली कंडीशन को अभी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का। क्यों इलेक्ट्रॉन का ही क्यों लिख रहे हैं, और वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि जो प्लाज्मॉन्स होते हैं वो एक्चुअली होते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को एक नाम दिया जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। और साथ में हमने एक बात और बताया था कि ये मेटल डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस में पाए जाते हैं, जैसे कि मेटल शीट हो गया आपका एयर में, तो वो कहलाते हैं आपके प्लाज्मॉन्स। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए लिख रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन का कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लिख रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है md2x/dt² इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। इसको और थोड़ा डिटेल में हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू तो एम ए होता है तो एम ए होता है, यानी कि m इंटू d2x/dt² लिख सकते हैं, और F इज इक्वल्स टू जो है वो माइनस ई इंटू ई भी होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए F की जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेट कर लिया है। अब x और E जो है वो दोनों ही अगर टाइम डिपेंडेंस को शो कर रहे होंगे तो टाइम डिपेंडेंस को शो करने की वजह से E जो है वो हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी के, और एक्स भी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी के। तो फिर देयरफॉर आपका इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन जाएगा, एम d2/dt² इंटू ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एम आई ओमेगा d/dt into e raised to minus I omega t which is equals to minus e into e, और डिफ्रेंशिएट करें तो mi² ओमेगा स्क्वायर e raised to minus I omega t is equals to minus e into e। ये मिल जाएगा आपको। I² इज -1 तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू माइनस आई ओमेगा t is equals to minus e into e, और this is equals to minus m omega square x is equals to minus e into e। माइनस दोनों तरफ कैंसिल करते हैं क्योंकि x डिपेंडेंट था e रेज टू माइनस आई ओमेगा टी पे, इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा। तो x इज इक्वल्स टू हम आगे क्या लिख सकते हैं, e इंटू ई अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन लिखा, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस इनटू चार्ज से। तो डाइपोल मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स, इज इक्वल्स टू माइनस ई, और एक्स की वैल्यू आपने अभी निकाली है ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। पोलराइजेशन को डिफाइन किया जाता है P इज इक्वल्स टू माइनस एन ई एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एन ई इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखें, ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू माइनस एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे n जो है वो है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन यहाँ पर ले रहे हैं हम। तो इस तरीके से हम पोलराइजेशन निकाल सकते हैं, और जब पोलराइजेशन निकाल सकते हैं तो फिर हम डाइलेक्ट्रिक फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन निकालेंगे हम कहाँ पे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन जो है आपका फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपको d इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, पता है ये एक रिलेशन है, d इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन ई, चाहे तो ये बता सकते हैं फंक्शन ऑफ ओमेगा है। और यहाँ पे d को फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं e प्लस 4πp अपॉन ई से, जो कि हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, क्योंकि d इज इक्वल्स टू होता है e प्लस 4πp। तो इसको अब लिख सकते हैं 1 प्लस 4πp अपॉन ई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक फंक्शन आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का है, हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के ही लिए डिराइव किया है इक्वेशन। तो एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4π अपॉन ई, हमने p की वैल्यू निकाली है माइनस एन ई एक्स से माइनस एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, यही वैल्यू निकाली थी, विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 4π एन ई स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से हम एप्सिलॉन ओमेगा को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इस ओमेगा पी स्क्वायर को नाम दिया जाता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू है 4π एन ई स्क्वायर अपॉन एम। इसको नाम दिया जाता है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो प्लाज्मा जो है वो एक्चुअली है क्या, प्लाज्मा मीडियम है जिसमें इक्वल कंसंट्रेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन मिलकर के इसने बनाया हुआ है एक मीडियम, जो कि प्लाज्मा कहलाता है, जिसमें से कम एक तरह का जो चार्ज है वो मोबाइल है, वो मूव कर सकता है। सॉलिड के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के, वो बैलेंस होते हैं पॉजिटिव चार्जेस से। पॉजिटिव चार्जेस किसके, आयन कोर्स के, नेगेटिव चार्जेस किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, पॉजिटिव वाले आयन कोर्स के। ये सॉलिड के अंदर बैलेंस में रहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ओमेगा अभी हमने लिखा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रॉन गैस को, अब हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड आयंस को भी कंसीडर कर रहे हैं। और अगर पॉजिटिव आयन कोर का जो बैकग्राउंड है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं एप्सिलॉन इन्फिनिटी है। किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने एप्सिलॉन इन्फिनिटी माना है, पॉजिटिव आयन कोर का जो बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर,
उसको हमने, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने इन्फिनिटी, एप्सिलॉन इन्फिनिटी माना है, और ये माना है कि इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। कहाँ पर? जो ओमेगा पी फ्रीक्वेंसी है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, उससे आगे तो कांस्टेंट है। तो हम मान लेते हैं कि इसको, अच्छा पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू, हमारे पास अभी जो वैल्यू आई थी अब उसको हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन इन्फिनिटी माइनस 4πne² अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। हम अपने इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख ले रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन हो गया इसको दे देते इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे एप्सिलॉन इन्फिनिटी जो हमने लिखा है इसको नाम देते हैं ऑप्टिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अब ये ऑप्टिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसको एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू, हमने कहा कि वो कांस्टेंट है कहाँ तक के? प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज़ में। तो हम उसको क्या, एप्सिलॉन इन्फिनिटी 1 माइनस 4πne² अपॉन m एप्सिलॉन इन्फिनिटी ओमेगा स्क्वायर, हम इस इक्वेशन को 6 को इस तरीके से लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 7 नाम दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सीधे एप्सिलॉन इन्फिनिटी हमने लिखा, एप्सिलॉन फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी 1 था इसीलिए, और इसको हमने कांस्टेंट ही माना है ना, इसीलिए सीधे हमने इसको क्या लिखा, एप्सिलॉन एट इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, और इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इस इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी वैल्यू को, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, जो हमारे पास आया था एप्सिलॉन एट ओमेगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एट इन्फिनिटी आया था 1 माइनस 4πne² अपॉन m एप्सिलॉन इन्फिनिटी ओमेगा स्क्वायर, ये आया था हमारे पास, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एट इन्फिनिटी, और इसको नया नाम देंगे 1 माइनस ओमेगा पी कैप स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इस ओमेगा पी कैप को डिफाइन किया जा रहा है इज इक्वल्स टू 4πne² अपॉन एप्सिलॉन इन्फिनिटी इंटू m। तो इस तरीके से हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक हम प्लॉट देख लेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन हमने निकाला था एप्सिलॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा p² अपॉन ओमेगा, उसके लिए एक प्लॉट बनाया जाता है, और वो प्लॉट कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, और जो x एक्सिस है उसमें ओमेगा अपॉन ओमेगा p ले रहे हैं हम, y एक्सिस में ले रहे हैं एप्सिलॉन ओमेगा। मान लीजिए यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से है 0 1, और नेगेटिव वाले साइड में -1 -2, कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है 0.5 है, 1 है, 1.52, ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हमको ये जो प्लॉट मिलेगा, ये प्लॉट कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, ये कुछ ऐसे, ये रीजन जो होगा ये होगा एटीन्यूएशन का, और ये वाला जो रीजन होगा ये होगा प्रोपगेशन का। एटीन्यूएशन मतलब कि रोक देना, रुक जाएगा वेव आपका यहाँ पे जाके, और जबकि यहाँ पर या डैम्प हो जाएगा, और यहाँ पर जबकि प्रोपगेट होगा, आराम से आगे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो हमने प्लॉट बनाया है, ये बनाया हमने एप्सिलॉन ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी का इन टर्म्स ऑफ प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी। एप्सिलॉन की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए आप, जब पॉजिटिव है और रियल है तब उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आगे बढ़ेगा बिना डैम्पिंग के। ये यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ रहा है, जब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव है और रियल है। और जब एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे मीडियम से, वेव्स आपके जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे।
मीडियम से या एटीन्यूएट हो जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। ये एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हैं ये एटीन्यूएट हो जा रहे हैं, या ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो ये आपको डाइलेक्ट्रिक फंक्शन और फ्रीक्वेंसी ये दोनों को बताता है। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप इंसिडेंट करवाते हो किसी प्लाज्मा में या किसी इलेक्ट्रॉन गैस में जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है या डाइलेक्ट्रिक फंक्शन एप्सिलॉन है, तब एप्सिलॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी या डाइलेक्ट्रिक फंक्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट टाइम, डिस्पर्शन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।